एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको बता दूं जैसा कि बस थोड़ा सा कुछ नहीं बताना, आपको ये बताना है कि आपको सभी क्लासेस की अपडेट पीडीएफ सब कुछ, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए कुछ भी आए उस सब का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। जितना कंटेंट पढ़ाया गया है सबका प्लेलिस्ट वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, तो इससे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगी, और तो आप इसे भी फॉलो कर लें। और हाँ, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल। ठीक है, तो इस पर आपका स्वागत है और आप इसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को नई उड़ान दीजिए। ये बेल आइकन है, आप इस पर जाएं और बेल आइकन पर जाकर आप ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो। सब आपको, अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ आपको टाइम से मिलता रहेगा। और अब मैं बता दूं, ये तो मैंने बता दिया। आपका एक बात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, कुछ थोड़ी सी इसके बारे में बता देते हैं, प्लेलिस्ट के बारे में। ये है हमारी प्लेलिस्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है। इसकी जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाइए देखिए। शॉर्ट नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स हैं, बढ़िया एकदम। आपके चाहे आप अभी देखें या 2 महीने बाद देखें, ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। इससे 80 से 90% सवाल पूछे जाते हैं। ये बुक मतलब जिसमें भी ये टॉपिक लगा है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 100% इससे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कभी भी देखो वीडियो, ये हमेशा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी कहानी पर। हमारी कहानी की भी चल रही है, कहानी की प्लेलिस्ट है। आप पहले बता दूं आपको कहानी कहाँ से मिल सकती है। hindisummer.com से भी आप हिंदी कहानी पढ़ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारी कहानियां एक साथ पढ़ सकते हैं, राइट। और इस कहानी की जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ये वो बनाई है यूजीसी नेट हिंदी कहानी के नाम से। जाइए देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाई गई है। जैसे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर मैंने बनाई है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को कैसे प्रश्न बनता है, कैसे बनाए जा सकते हैं, सब उसमें बताया गया है। ठीक है, और किसी भी कहानी को पढ़ाने से पहले मैं बेसिक जानकारी यानी शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बेसिक जानकारी देती हूँ, जैसे पात्र, विषय वस्तु, विशेषताएं या इसकी समीक्षा या इस कहानी का उद्देश्य जो भी है, ये सब देती हूँ। तो इसीलिए हर कहानी का पार्ट 1 आपको शॉर्ट्स नोट्स के नाम से देखने को मिलेगा, राइट। जहां से भी मिलता है इन कहानी के बारे में, वहां से सारे पॉइंट इंक्लूड करके एक जगह आपको दे रही हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट हो गई। अब हमारी जो कहानी थी उस दिन हमने आधी पढ़ ली थी, पार्ट 2। पार्ट 1 में शॉर्ट्स नोट्स थे इंस्पेक्टर मातादीन चांद के, चांद पर जो कहानी के शॉर्ट्स नोट्स थे। फिर हमने पार्ट 2 में हाफ कहानी पढ़ ली है। अब पार्ट 3 में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज। तो हम चलते अपनी कहानी पर बिना देरी किए। हमने ये पढ़ ली थी यहाँ तक। हमने अपनी कहानी जो पढ़ी थी वो यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। ये रही हमारी, अरे यहाँ तक ऐसे मतलब झगड़े की जगह जाना ही क्यों, यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों।
इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा तो होनी ही है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। यानी कि पुलिस के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि सजा किसे होनी चाहिए किसे नहीं। सवाल रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपनी सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब उसी परमात्मा का अंश है। मनुष्य सभी बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। देखो, आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कहाँ से, अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ से, यहाँ से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो राही कहानी है ना, उससे ये पंक्ति बिल्कुल मैच खाती है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये बिल्कुल मैं बता रही हूँ, इसे नोट डाउन या हाईलाइट जरूर कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट भाई, राही कहानी से ये बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। किन किन बातों से हो सकता है इस चीज का निर्णय कि जुर्म किस पे साबित होना चाहिए। एक तो, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। दो है, याद रखना। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार के विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास केस क्या, पक्का एविडेंस होना चाहिए और ऊपर वाले का सपोर्ट होना चाहिए। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो एफआईआर। माता दीन जी ने एफआईआर भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा है। माता दीन ने कोतवाल से कहा, क्या कहा माता दीन जी ने, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह देंगे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, तो वे भी क्या कह देंगे, आईजी भी कहेंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। देखो, ये क्रम से लगा सकते हैं पंक्तियों को यहाँ से, कि कोतवाल ने कहा तब तो वे एसपी के पास जाएंगे। पहले तो माता दीन कहेगा कोतवाल से, कोतवाल कहेगा एसपी से, एसपी साहब कहेंगे कि ये तो ऊपर से है, तो फिर आईजी के पास जाएगा ये केस। आईजी भी कह देंगे कि ये ऊपर से हो रहा है।
ठीक है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। फिर ये केस पुलिस मंत्री के पास जाएगा। पुलिस मंत्री भी कह देंगे भैया मैं क्या करूँ, यह सब ऊपर से हो रहा है, आज पता नहीं गले में क्या दिक्कत हो रही है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दी ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास न, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया। अरे भैया, कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे, मतलब एक, माता दी ने कहा एक मुहावरा है, सिर्फ वो है कि ऊपर से हो रहा है, इम्पोर्टेंट। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कितने? 4-6। कोतवाल ने चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? कोतवाल ने पूछा कि चश्मदीद गवाह जो है वो मिलेंगे कैसे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन ने सिर ठोक कर लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्लाकर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा कहेगा समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले ही रहती है, जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद गवाह बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरी। कितनी? 8-10 उठाईगिरी बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। कितने? 8-10। ठीक है। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सोना सोना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है, फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्राकर देखा, कहा कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। कितने? 10 साल। इम्पोर्टेंट। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा न? वे बोले देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे।
कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो मत, काम करने दो। कोतवाल पांवों से हटो। उसने कहा था माता दी ने कि हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हुई। कितने? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक दिन जब माता दीन जी का वो सार्वजनिक अभिनंदन किया जा रहा था, तो उन्होंने क्या जय जयकार करते हजार लोगों को देखा, तो वे हाथ जोड़कर बिल्कुल किस स्टाइल में बात जवाब दे रहे थे, बिल्कुल गृह मंत्री वाले स्टाइल में, ठीक है, होम मिनिस्टर वाले स्टाइल में। पूछा जा सकता है कौन से स्टाइल में दे रहे थे भैया। आजकल जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं। हाँ, तो जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त, 26 साल, किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। 26 साल हो गए, तो मतलब शायद इंस्पेक्टर माता दीन चांद, इंस्पेक्टर वो जो थे एमडी साहब, 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त, तो 26 साल उनको, मतलब 26 साल पहले वो भर्ती हुए थे, ठीक है, पूछा जा सकता है एमडी साहब। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आ गए। क्या क्या शब्द आए थे? सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। इम्पोर्टेंट क्रम से पूछा जा सकता है। आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं। रुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। क्या कहा? मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल लीजिए, ट्रिपल लीजिए। पर माता दीन जी, आप हमारा सिद्धांत, माता दीन जी ने कहा कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा, ठीक है। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। कौन से दिन? चौथे दिन। इम्पोर्टेंट। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर याद में रखा। चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े।
एक उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि एमडी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के पीएम ने भारत के पीएम को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, क्या लिखा था, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इंस्पेक्टर एमडी की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर के कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर ही कहीं हत्या का आरोप नहीं लग जाए। दूसरा, पहला तो क्या, मरते आदमी की मदद न करना। दूसरा, बीमार बाप का इलाज न कराना। तीसरा, जलते घरों को न बचाना, मतलब कोई आग वाग नहीं बुझाना कि आग लगाने का जुर्म उस पर कायम न हो जाए, कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। एमडी जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। इतना कैड़ा व्यंग्य किया गया है सरकार पर, मतलब भारतीय पुलिस पर। देख लो ये हालत है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि क्रम से पूछा जा सकता है कि क्या क्या नतीजे आए, क्रम से लगाए। तो पहला क्या, मरते आदमी को ना बचाना, बीमार बाप का इलाज न कराना, जलते घर को न बचाना, डूबते बच्चे को न बचाना। ये चार हैं, चारों को क्रम से लगाने के लिए पूछा जा सकता है। अब ये हमारी कहानी समाप्त होती है। तो अभी हमारी सारी लगभग कहानियां समाप्त होने की कगार पर हैं। एक दो कहानी बची होगी जहां तक मुझे ध्यान है, तो मैं देख लूंगी, जो भी है आपको करा दी जाएंगे। और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर करा रही हूँ। पहली क्लास आपकी, हर कहानी की पहली क्लास ज्यादातर शॉर्ट्स नोट से होती है, शॉर्ट्स नोट्स पार्ट 1 से। तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आप कहीं कहीं जैसे होता है कि पात्रों की क्लास, तो आप शॉर्ट्स नोट देख सकते हैं, वहां से आपको पात्र वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है। और आप बस, ये है कि कहानी को पढ़ने का तरीका यही है। यूनिट 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो छोटी यूनिट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी 3 यूनिट ऐसी है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद करती है, वो है यूनिट 7, यूनिट 8 नाटक, यूनिट 7 कहानी, यूनिट 9 निबंध, जिन्हें आप पूरा पूरा पढ़ सकते हो। उपन्यास और यूनिट 10 जो है आपकी, यूनिट 6 उपन्यास, यूनिट 10 अन्य गतिविधियां, ये थोड़ी लॉन्ग यूनिट है तो इनको समय लगता है। इसमें आपको दृष्टि वाली बुक और पीवाईक्यू हेल्पफुल रहेंगे, राइट। पीवाईक्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू करते रहिए, जरूर करते रहिए। 20 से 30% सवाल पीवाईक्यू से आते हैं, पूछे जा रहे हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा पूछे गए भी हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं तो 15-20 क्वेश्चन के लगभग पूछ लिए जाते हैं। कोड वाले में से वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, वन लाइनर के कोड में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपका ये पैटर्न बदलता रहता है पीवाईक्यू का। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाइए लगाइए और रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। आप यूनिट 7 की पीडीएफ निकलवा लीजिए और यूनिट 9 निबंध की, और निबंध पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कहानी मैंने आपको यूट्यूब पर पूरी करवाई दी है, एक दो कहानी बची हुई उन्हें और करा दूंगी। प्लेलिस्ट पे जाइए, लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाई गई है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखना ना भूले, जरूर देखें, पीडीएफ के साथ देखें। और मिलते हैं ऐसे, बस एक छोटा सा आपको काम करना है, फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको,
तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हर ज़रूरतमंद की मतलब ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है? फ्री कंटेंट है क्योंकि, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।